तो सभी भावी मास्टरों एवं सभी भावी मास्टरनियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली आपके लिए रेगुलर क्लासेस ला रहे हैं। बिल्कुल जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट होती है वही क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल कचरा देने से आपको कोई फायदा नहीं मेरे प्यारे साथियों। जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 100% वैल्यूएबल है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो आपके 30 आउट ऑफ 30 आ जाएंगे। मैंने सभी सब्जेक्ट करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हिंदी शिक्षण कंप्लीट हो चुका है, साइकोलॉजी चल रही है और अपना गणित शिक्षण चल रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, मूल्यांकन व उपचारात्मक शिक्षण होने वाला है। ठीक है, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इसमें से लगभग आपके एग्जाम की बात करें 150 में से तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन मूल्यांकन व उपचारात्मक शिक्षण से आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम हिंदी शिक्षण में कर चुके हैं और आज का सेशन रहने वाला है गणित के शिक्षण, गणित के परिप्रेक्ष्य में होने वाला है। ठीक है, तो जो भी साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल साथियों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे साथियों, बताइए गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा है कि गणित में सारणी बनाना, मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। कौशल के अंतर्गत आता है, अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है, या फिर बोध के अंतर्गत आता है, या फिर ज्ञान के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सभी लोग कमेंट करके बताएं जी। बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सोच के बताएं। ठीक है, मैं आपके जस्ट सामने हूं, ऐसा फील करना है कि आप क्लासरूम में बैठे हो, क्वेश्चन सेशन चल रहा है और आपका एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल मौके हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल बताइए गणित की सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल यह एक कौशल होता है, बिल्कुल होता है सर, एक कौशल होता है। अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं उद्देश्यों का, सारणी का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक कौशल होना चाहिए। ज्ञान से कुछ नहीं होता, कौशल होता है। जैसे कि देखो, सीधी लाइन खींचना, टेढ़ी लाइन खींचना, ये एक कौशल होता है। ठीक है, तो कौशल के बिना नहीं कर सकते, चाहे आपको कितना भी ज्ञान है। चित्र बनाना, ये सब कौशल पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन ये बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इसकी परिभाषा है उनको देख लेते हैं। कौशल उद्देश्य के जो उद्देश्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के कौशल प्राप्त करना होता है। जैसे गणना करना क्या है, एक कौशल है। ज्यामितीय आकृतियां, सारणी, ग्राफ, मानचित्र आदि बनाना क्या है, कौशल है। टेबल, चार्ट व ग्राफ आदि पढ़ाना क्या है, कौशल है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना ये सभी क्या है, कौशल उद्देश्य। क्या है, कौशल उद्देश्य। तो जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सारणी बनाना क्या है, कौशल है, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राफ, मानचित्र, आकृति बनाना क्या है, तो ये भी क्या है, कौशल है। ठीक है, टेबल, चार्ट, ग्राफ बनाना ये भी क्या है, कौशल है। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल विशेष विवरण की बात करें, स्पेसिफिकेशन, तो मौखिक गणना आसानी के साथ करता है जो कौशल होता है। लिखित गणना आसानी से और गति के साथ करता है। ज्यामितीय उपकरणों को आसानी से व दक्षता के साथ संभालता है। शुद्ध रूप यानी एक्यूरेटी से मापता है। आसानी से मुक्त हस्त आरेख खींचता है, यानी कि आपको देखो, आपको अंदर कौशल है तो आप ये भी रेखा खींचोगे ना तो सीधी आएगी। ठीक है, आपके अंदर ज्ञान है, कौशल है नहीं, तो आप चाहे मतलब आप स्केल यूज कर लें फिर भी आपकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो कौशल का उद्देश्य यही होता है, आसानी से मुक्त हस्तरेखा खींचा। ठीक है, शुद्धता से आकृतियां खींचता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सभी किसके उद्देश्य हैं, कौशल के उद्देश्य हैं। किसके उद्देश्य हैं, कौशल के उद्देश्य हैं। मौखिक गणना आसानी के साथ करता है। लिखित गणना आसानी और गति के साथ करता है। ज्यामितीय उपकरणों को आसानी व दक्षता के साथ संभालता है। शुद्ध रूप यानी एक्यूरेटी से मापता है और आसानी से मुक्त यानी हस्तरेखा खींचता है और शुद्धता से आकृतियां खींचता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला है आपका, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से, या फिर सीखने की क्रियाओं से। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, जो मूल्यांकन का निकटतम संबंध आपके दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा सबसे निकटतम है। जी बिल्कुल, देखो विषय वस्तु से संबंधित होता है लेकिन इतना निकटतम नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उद्देश्यों से। किससे होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है उद्देश्यों से, फिर उसके बाद विषय वस्तु से, फिर उसके बाद सीखने की क्रियाओं से, फिर मूल्यांकन प्रविधियों से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल सबसे पहले सबसे स्टार लगा लो,
मूल्यांकन का सबसे निकटतम संबंध किससे होता है? उद्देश्यों से होता है। ठीक है, आपको याद रख लेना, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन का सर उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्यों से होता है। ठीक है, निकटतम संबंध किससे होता है? उद्देश्यों से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली की पुस्तक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः निम्न 3 बातों के संबंध में निर्णय किया जाता है। वो 3 बातें कौन सी है सर? तो बिल्कुल देख लेते हैं जी। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक हुई है, किस सीमा तक हुई है? ठीक है, शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करने की विधि प्रविधि कितनी प्रभावी रही है, अधिगम यानी अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक रहे हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना बिल्कुल। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। जो आपके दे रखे हैं इनको याद कर लेना है, रट लेना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको याद कर लेना है बिल्कुल प्यारे साथियों। कैसे? मूल्यांकन के द्वारा बालक की मानसिक शक्ति, रुचि तथा उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। योग्यता अनुसार बालक को विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन एवं शैक्षिक निर्देशन देने के लिए आवश्यक होता है। अगला है उसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। अगला है आपका पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियों में सुधार करने हेतु अत्यंत आवश्यक होता है। अगला है इसके द्वारा छात्रों को अपनी कमजोर तथा मजबूत स्थिति का पता लगता है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। मानकों का निर्धारण करने हेतु मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, बिल्कुल मानकों का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन जरूरी होता है। ठीक है, अगला है आपका बालकों की कक्षा उन्नति तथा कक्षा विभाजन में सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल करता है। परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करता है। ठीक है, क्या करता है? परीक्षा प्रणाली में जो आवश्यक सुधार होते हैं मूल्यांकन से पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, तो उनमें सुधार भी कर देता है। ठीक है, मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियां कौन कौन सी हैं? मूल्यांकन की प्रविधियां एवं उपकरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना ये टेलीग्राम पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, प्रविधियों का वर्गीकरण किया जाता है परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियों के रूप में और एक गुणात्मक प्रविधियों के रूप में। ठीक है, लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है और प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, जिसमें लिखित परीक्षा के 4 भाग होते हैं: निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक। ठीक है, याद रख लेना है किसके भाग हैं? लिखित परीक्षण के। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है गुणात्मक प्रणाली कौन सी है और परिमाणात्मक कौन सी है। ठीक है, तो गुणात्मक में आपकी प्रवृत्ति मापनी आ जाती है, समाज मिति आ जाती है, अवलोकन आ जाता है, आकस्मिक निरीक्षण आ जाता है, जांच सूची आ जाती है, साक्षात्कार आ जाता है, संचयी अभिलेख आ जाता है, प्रश्नावली आ जाती है और आपकी क्रम निर्धारण मापनी भी आ जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको याद कर लेना है बिल्कुल। अच्छे परीक्षण और मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, इन लाइनों को तो आपको याद कर लेना है। 8 से 10 क्वेश्चन इन्हीं से बनने वाले हैं। ठीक है, यानी मतलब मूल्यांकन से बनने वाले हैं और इनमें उसकी भूमिका 2 से 3 नंबर होने वाली है। ठीक है, वैधता होती है अच्छे मूल्यांकन में, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, रिलेबिलिटी होनी चाहिए, समग्रता या व्यापकता होनी चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकली होना चाहिए, मानकीकरण होना चाहिए यानी स्टैंडर्ड वाइज होना चाहिए, विभेदीकरण होना चाहिए यानी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए, उपयोगिता यानी यूटिलिटी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, स्पष्टता यानी क्लियरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे मूल्यांकन की ये भूमिका है यानी महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इनको याद कर लीजिए बिल्कुल, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इनको आप गहराई तरीके से याद कर लो। वैधता, विश्वसनीयता, समग्रता या व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, मानकीकरण, विभेदीकरण, उपयोगिता, स्पष्टता, इन्हीं में से क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न है आपका गणित में मूल्यांकन के सोपानों को सही क्रम में बताना है आपको, यानी गणित में जो मूल्यांकन के सोपान हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, आपके साथ दिए गए हैं 5 मूल्यांकन उद्देश्य दिए गए हैं, इनको आपको जमाना है बिल्कुल। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा। ठीक है, बिल्कुल आप सोच लीजिए, मैं इसका आंसर जब ही क्लियर करूंगा, आपको भी टाइम दूं, बिल्कुल जितना टाइम लगता है आपको भी उतना ही टाइम दूंगा। बिल्कुल सभी साथी सोच लें एक बार। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले उद्देश्यों का चयन होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद परिस्थिति की पहचान की जाती है कि परिस्थिति कैसी है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथियों मूल्यांकन की विधियों का चयन किया जाता है। किसका? मूल्यांकन की विधियों का चयन किया जाएगा। फिर उसके बाद मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण किया जाएगा और लास्ट में आपका ये 4 नंबर पर आएगा। फिर प्रमाणों की व्याख्या की जाएगी कि इसमें क्या क्या गलती रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट उद्देश्य का चयन यानी सेकंड नंबर आ जाएगा फर्स्ट पर। फिर आएगा आपका परिस्थितियों की पहचान 1 नंबर आ जाएगा। फिर आपका मूल्यांकन विधियों का चयन यानी 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका मूल्यांकन प्रतिविधियों का निर्माण यानी 5 नंबर आ जाएगा। फिर आपका मूल्यांकन प्रमाणों की व्याख्या फिर 4 आ जाएगा। 2 1 3 5 4, तो 2 1 3 5 4 ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे क्रम से याद रख लेना है। सबसे पहले क्या आता है? उद्देश्यों का चयन होता है, फिर परिस्थिति की पहचान की जाती है, फिर मूल्यांकन विधियों का चयन किया जाता है कि इसमें कौन सी विधि यूज करनी है, फिर मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण किया जाता है, फिर प्रमाणों की व्याख्या की जाती है। तो बिल्कुल मूल्यांकन के सोपान आपको याद रखने हैं। कितने हैं? 5 हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्रम से याद रख लेने हैं। आपके एग्जाम पूछे जाते हैं यहाँ से और पूछे भी गए हैं। ठीक है, रीट 2021 का दिन था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पता रीट 2025 27 फरवरी को आपका यही क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो बिल्कुल। इसकी व्याख्या देखें मेरे प्यारे साथियों, तो सामान्यतः मूल्यांकन में निम्न सोपान होते हैं। उद्देश्यों का चयन फर्स्ट नंबर पर, परिस्थिति की पहचान की जाती है सेकंड नंबर पर, मूल्यांकन विधियों का चयन किया जाता है थर्ड नंबर पर, मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण किया जाता है फोर्थ नंबर पर, फिर प्रमाणों की व्याख्या की जाती है। प्रमाणों की व्याख्या की जाती है 5वें नंबर पर। ठीक है, तो बिल्कुल आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, क्या कहलाता है? योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या फिर परीक्षण। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसी योजना जो जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितने समझे हैं और इस आधार पर तय किया जा सकता है कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण कैसा होगा। बिल्कुल बताइए जी, इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिल्कुल। तो ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों, निदानात्मक मूल्यांकन यानी निदानात्मक आकलन में होता है, जिसमें समस्या की खोज की जाती है कि बच्चे ने कितना सीखा है और कौन सी समस्याएं रही हैं। तो ये निदानात्मक तरीके से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों जी। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, तो यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में यह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? ठीक है, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका या फिर उपचारात्मक तरीका, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल साथी, आप सही समझ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है, कमजोरियों का पता निदानात्मक तरीके से लगाया जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन गणित सेक्शन में वही क्वेश्चन आएंगे जो पहले पूछे गए थे। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं निदानात्मक परीक्षण की। गणित में विद्यार्थियों की कमजोरियां, कठिनाइयों के निदान हेतु या कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उन्हें निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। यानी कठिनाइयों के निदान के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। इनसे ये पता लगाया जाता है कि बालक किन परिस्थितियों में गलतियां करता है, गलती करने का कारण क्या है तथा गलतियां किस प्रकार की हैं इत्यादि। निदान उपचार से पूर्व की प्रक्रिया है, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण का आधार माना जाता है। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? तो बिल्कुल आपको बताना है, निदान उपचार से पूर्व किया जाता है। तो निदानात्मक क्या है? शिक्षण का उपचारात्मक शिक्षण का आधार होता है। ठीक है, निदानात्मक से परीक्षण का महत्व है गणित विषय में कमजोर व पिछड़े विद्यार्थियों की पहचान करना, जिससे पता चल जाएगा कि इस बच्चे को कितना आता है। ठीक है, अगला है आपका गणित पाठ्यक्रम में बदलाव लाना, इसे बाल केंद्रित बनाना। ठीक है, विद्यार्थियों के विषय संबंधी विकास में रुकावट लाने वाले तत्वों को जानना तथा उपचारात्मक सुझाव परामर्श देना। ठीक है,
विद्यार्थियों की कमजोरियों, गलतियों व विशेषताओं की पहचान करना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों की कमजोरियां व गलतियां व विशेषताओं की पहचान की जाती है कि बच्चे की क्या क्या कमियां हैं। गणित की अध्ययन अध्यापन प्रणाली के दोषों को जानना, सब चीज़ वही उसी पर निर्भर है कि कमजोरियों का पता करना है। किसका पता करना है? कमजोरियों का पता करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान के लिए आप याद रख सकते हैं कि कमजोरियों का पता करना है, और इन कमजोरियों को दूर करना क्या होता है? उपचार होता है। कमजोरियों का दूर करना क्या होता है? उपचार होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षण विधियों की उपयोगिता की जांच करना। बिल्कुल, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना, इससे नहीं कर सकते क्योंकि इससे बच्चों की कमियों का पता लगाया जाता है। बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप थर्ड ऑप्शन देख रहे होंगे, गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना इसका मेन मकसद होता है आपका। इसका उद्देश्य ही होता है कि बच्चे ने क्या क्या कमियां की हैं, तो उन कमियों को दूर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। इसलिए गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार किया जा सके, इसलिए निदानात्मक परीक्षण हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल गहराइयों से याद कर लेना, कंफ्यूजन नहीं जाना है। गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। देखो, कमियां को देखना तो होता ही होता है, लेकिन हम कमियों को देख क्यों रहे हैं? उस विषय की यानी पूर्णता जमाने के लिए, गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए तो कर रहे हैं। तो बिल्कुल थोड़ी सी परिभाषा देख सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता और उद्देश्य जो प्रमुख दिए गए हैं, विषय विशेष व विद्यार्थियों की कमजोरियों और क्षमताओं का ज्ञान कराने के लिए, ताकि बालकों के विभिन्न कौशलों की पहचान कर उनका विकास किया जा सके। ठीक है, अधिगम में कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक परीक्षण आवश्यक होता है। कठिनाई किस प्रकार से दूर की जा सकती है, इसके लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, विषय विशेष पर, अधिगम में कठिनाइयों को दूर करने पर, और कठिनाई किस प्रकार से दूर की जा सकती है इसके लिए निदान कर। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवरोधक कारण का पता लगाकर उसमें सुधार करने के लिए भी किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार प्रदान करने के लिए, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रगति का अवसर प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। अगला है शैक्षिक निदान, विभिन्न स्तरों के उत्तम पाठ्यक्रम निर्माण का आधार भी हो सकता है। ठीक है, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, आपको बेहतरीन तरीके से इनको याद कर लेना है। अगला है मेरे प्यारे साथियों, शैक्षिक निदान द्वारा शिक्षण विधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है, जिससे शिक्षण में प्रभावशाली विधियों का प्रयोग पर बल मिलता है। यानी शैक्षिक निदान द्वारा शिक्षण विधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है, जिससे शिक्षण में प्रभावशाली विधियों का प्रयोग पर बल मिलता है। ठीक है, अगला है शिक्षक की कार्य कुशलता का भी पता लगाना होता है। मैंने आपको बता दिया था, शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना तो है, लेकिन उससे बड़ा उद्देश्य वहाँ पर क्या दिया हुआ था? उस विषय को स्थापित करना, तो सबसे इम्पोर्टेंट वो था, इस वजह से हमने वहाँ पर वही राइट किया। ठीक है, आई होप आप सभी चीज़ें समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों जी, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, या फिर इनमें से कोई नहीं? उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में आपको अंतर बताना है। उद्देश्यों का है, प्रकृति का है, कठिनाई स्तर का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी बिल्कुल साथियों, बताओ। देखो, उपलब्धि परीक्षण में, नैदानिक परीक्षण में उसका जो अंतर है होता है मेरे प्यारे साथियों, प्रकृति सेम होती है, कठिनाई स्तर सेम होता है। बिल्कुल उद्देश्यों का फर्क होता है कि उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की उपलब्धियों की खोज करती है, और नैदानिक परीक्षण उसकी कमियों को देखती है। ठीक है, कमियां कहाँ रही हैं, ये एक हारे हुए व्यक्ति के साथ रहती है, हारे हुए व्यक्ति के साथ रहती है, और उपलब्धि परीक्षण जीत के साथ रहती है। किसके साथ रहती है? जीत के साथ रहती है। जब आपके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे तभी तो आपको उपलब्धि मिलेगी। तो उपलब्धि परीक्षण उद्देश्यों की जीत के साथ रहती है। नैदानिक, जो व्यक्ति जीत नहीं पाता उनकी कमियों को बताता है। ठीक है, तो दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। सॉरी, इसका उद्देश्य उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त करना है,
विद्यार्थी कितना जानता है, बिल्कुल उस मैंने आपको बता दिया, उपलब्धि के साथ जाती है, जीते हुए इंसान के साथ जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी की कमजोरियों का पता लगाना, अर्थात ऐसे तत्व तथा गलतियां की खोज करना जो विषय विशेष से संबंधित होता है, यानी ये किस चीज में असमर्थ हुआ था उसको कारण का जानना। ठीक है, अगला है इसके मापन के बाद परिणाम घोषित किया जाता है, इसके मापन के बाद उपचार किया जाता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मापन को महत्व देते हैं, इसमें विद्यार्थियों के हित को महत्व देते हैं। ठीक है, यह परीक्षण शिक्षण का अंग नहीं मूल्यांकन का स्वरूप है, यह परीक्षण शिक्षण का अंग है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, यह परीक्षण विषय के अंतर्गत भिन्न भिन्न इकाइयां से संबंधित होता है। ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली हैं। तो बिल्कुल जो साथी नए जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका उपचारात्मक शिक्षण की समस्या। बिल्कुल बिल्कुल, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। आपको बताना है जो उपचारात्मक शिक्षण है मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। बिल्कुल प्यारे साथियों बताइए जी। तो आप सभी को पता है, देखो निदान कर लेंगे जब हम समस्या को जान लेंगे तो समस्या के कारणों की सही पहचान करना इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण का सर्वाधिक सफल निर्भर यही हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा, समस्या के कारणों का सही पहचान कर उपचार किया जाना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं प्यारे साथियों। छात्रों द्वारा किए जाने वाली त्रुटियों के निवारण के लिए समुचित शिक्षण प्रक्रिया को अपनाया ही उपचारात्मक शिक्षण है। शैक्षणिक एवं निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण एक ही शिक्षण प्रक्रिया के दो अभिन्न पहलू हैं, यानी निदान और उपचार क्या है, एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, जिसमें निदान पहले किया जाता है और उपचार बाद में किया जाता है। एक के अभाव से दूसरे का अस्तित्व निरर्थक है, यानी आपको देखो जब आप किसी चीज़ के कमियों का कारणों का पता नहीं लगा पाएंगे तो क्या उपचार कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई बीमारी है, ठीक है, तो बीमारियों के कारणों का पता नहीं लगेगा तो क्या उपचार कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी क्या है तो आप इलाज कर सकते हो। उसी प्रकार से निदान और उपचार एक दूसरे से अभिन्न पहलू होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप समझ चुके होंगे जी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि अनौपचारिक आकलन की कौन सी विशेषता को नहीं दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, विद्यार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरह हम देखना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो तो उनको सुनना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। जी साथियों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जो भी मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल बिल्कुल देखो आप सभी को बताऊं, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के जैसे कार्य कर रहे हैं उसकी तरफ देखता है, बिल्कुल सत्य है, देखता है। ठीक है, विद्यार्थी जब अन्य साथ विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो जाता है तो उसको सुनता है, बिल्कुल सुनता है। ठीक है, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना बिल्कुल होना चाहिए अनौपचारिक आकलन में। ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना ये एक औपचारिक शिक्षण का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें तो बच्चे के आंतरिक कौशलों का विकास होता है, इससे औपचारिक आकलन का कोई संबंध नहीं होता है, ये अनौपचारिक आकलन से संबंधित होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल जो भी साथी डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। आपके ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर उपरोक्त सभी। मैंने आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से भी याद कराया था, जब कोई भी मूल्यांकन हो उसके अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए, बिल्कुल सर होनी चाहिए, वैध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए यानी होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा।
थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण और दोष। ठीक है, गुण की बात करें तो विश्वसनीय, वैध व निरपेक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष मूल्यांकन अर्थात परीक्षक की आत्मनिष्ठा, सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए कि कौन सा बच्चा मेरा प्रिय है कौन सा नहीं। ठीक है, बिल्कुल निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। दोष की बात करें तो निर्माण कार्य कठिन एवं समय साध्य होने चाहिए। भाषा संबंधी कमजोरियों का पता नहीं चलता। इससे भाषा संबंधी कैसे पता चल सकता है? वस्तुनिष्ठ से। इसमें लिखना थोड़ी है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से बताना है। तो भाषा शिक्षण संबंधी कमजोरियों का पता नहीं चल सकता, ये एक मेन दोष होता है इसका। तो याद कर सकते हैं क्या दोष है। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो कभी बता सकते हैं जी। गुण की बात करें तो तीव्र बुद्धि व मंद बुद्धि विद्यार्थियों को में भेद कर स्मृति की परख करने में सहायक होते हैं। परीक्षाओं में समय की बचत होती है। संपूर्ण विषय का क्षेत्र मापन में होता है। ठीक है, दोष की बात करें तो विषय वस्तु गहराई से अध्ययन नहीं कर सकते। विचारों की अभिव्यक्ति का पता नहीं चलता। बिल्कुल, प्रश्नों का उत्तर अनुमान के आधार पर भी दिया जा सकता है। आपके साथ सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, अनुमान पर आधारित भी दे सकते हैं, लेकिन लिखने का होगा तो आपको आता होगा तभी लिख सकते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व पर इससे कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बिल्कुल अगला प्रश्न है जी, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरियों को जानने की अच्छी विधि नहीं है? आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों को कक्षा में अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण, विद्यार्थियों में तुलना करके सिखाना। बिल्कुल, निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरियां जानने की अच्छी विधि नहीं है? बताइए जी। आप टीचर हो, आप अपने बच्चों की कमजोरियों को जान रहे हैं, तो कौन सी विधि नहीं होगी? बिल्कुल, देखो विद्यार्थियों को कक्षा में अंदर एवं बाहर प्रश्न करना बिल्कुल हो सकती है सर। मौखिक कार्य से बिल्कुल देख सकते हैं। विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करके बिल्कुल देख सकते हैं कौन किसके कितना ज़्यादा है। ठीक है, विद्यार्थियों में तुलना करके नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी विद्यार्थी की किसी भी विद्यार्थी से तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना शब्द एक नेगेटिव शब्द है। कैसा है? नेगेटिव शब्द है मेरे प्यारे साथियों। तो ये हमारे जो पाठ्यक्रम होता है उसमें नहीं दिया गया है। विद्यार्थियों से तुलना करना सही नहीं होता। एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी तुलना करेंगे तो उन दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न है, विद्यार्थी द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान किए जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों, गणित में विषय वस्तु विश्लेषण करना, गणित में त्रुटि विश्लेषण करना, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण करना, गणित में त्रुटि संश्लेषण करना। बिल्कुल प्यारे साथियों बताइए जी। तो जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। गणित में त्रुटि विश्लेषण करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। त्रुटि विश्लेषण से संबंधित इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। आप समस्याओं को देख लें, प्रमुख कारण क्या हो सकती हैं। बच्चों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप पाठ्य योजना का अनुभव कराया जाता है। बिल्कुल कराया जाता है सर। गणितीय अवधारणा को क्रमबद्ध रूप से नहीं सिखाना बिल्कुल हो सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में मूर्त वस्तुओं का प्रयोग ना करना अर्थात अनुपयुक्त क्रियाकलाप करना। ठीक है, कक्षा का भौतिक वातावरण अनुकूलन नहीं होना, अध्यापक का विषय के प्रति रुझान व दक्षता की कमी होना, विद्यालय का संपूर्ण वातावरण उचित नहीं होना, बच्चों की अधिक संख्या तथा अनियमित उपस्थिति, कक्षा संचालन व प्रबंधन, अध्यापक की नेतृत्व क्षमता व व्यक्तित्व गणित शिक्षण में प्रभाव डालता है, व्याकरण शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में गणितीय को ना जोड़ना। ठीक है, गणित को ना जोड़ना। ठीक है, एक भी कारण हो सकता है। गणित की प्रक्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल देना जो अवधारणात्मक पक्ष की अवहेलना करता है। ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। पर्याप्त समय ना मिलना, गणित की प्रकृति, लक्ष्य व उद्देश्यों की जानकारी ना होना, उपयुक्त पाठ्य वस्तु का अभाव होना, उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति का अभाव होना, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित न करना, बच्चों की सक्रिय सहभागिता का अभाव होना। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। बिल्कुल, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, किसी छात्र नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया तो क्या किया उसने इन्होंने इसी प्रकार पढ़ा 30/6, यानी इसको क्या कहा 30/6 कहा, इसको क्या कहा 40/6 कहा, इसको क्या कहा 40/8 कहा, इसको 40/20 कहा। क्या कहा 40/20 कहा। तो बिल्कुल प्यारे साथियों आपको बताना है कि इसमें क्या कमी थी उस बच्चे के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपके ऑप्शन दे रखे हैं। छात्रों को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, कक्षा उबारू लगती है, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया है तथा उसका उपयोग भी, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है,
छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उससे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, बताइए, आपका क्वेश्चन आपके सामने है, आपके ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल प्यारे साथियों, देखो वो इतना तो आपको पता ही है कि वो बच्चा संख्याओं के बारे में तो जानता है लेकिन 2 अंक वाली संख्याओं के बारे में ज़्यादा जानता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझ सकता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों जी, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा, चर्चा या विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल प्यारे साथियों, छात्र गणितीय गणना में चर्चा या विचार द्वारा नहीं समझ सकते, मौखिक कार्य द्वारा गणित नहीं समझ सकते, लिखित कार्य नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिखित कार्य होता तो है लेकिन उससे इंपॉर्टेंट होता है अभ्यास द्वारा। किसके द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ी सी इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अभ्यास कार्य का जो अर्थ होता है किसी एक ही कार्य को लगातार तब तक करते रहना जब तक कि उसमें निपुण ना हो जाए। गणित में अभ्यास कार्य से तात्पर्य किसी नियम या विधि का ज्ञान बालकों को देकर उससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न हल करना जब तक कि बालक उसमें निपुण ना हो जाए। अभ्यास कार्य का जो महत्व होता है वो क्या होता है, इससे बालकों में गणना संबंधी कुशलता को बढ़ाकर गणना की गति तेज हो जा सकती है। इसमें सूत्रों, नियमों और विधियों में आसानी से याद रखा जा सकता है जिससे वे बालक स्मृति में पटल बैठ जाते हैं। ठीक है, इसमें बालक प्रश्नों की शीघ्रता व शुद्धता से हल करना सीख जाता है। नियमित अभ्यास से मूल्यांकन व तर्क शक्ति, सोचने विचारने, आत्मविश्वास, दृढ़ता की भावना का विकास होता है। अभ्यास कार्य से बालकों को गणित संबंधी रुचि पैदा होती है तथा इस विषय आसान लगने लगती है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही अभ्यास करते रहना चाहिए जिससे आपको भी आपकी भाषा बहुत ज़्यादा सिंपल लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, थोड़ी देखो आज मैं बताऊँ आपको मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आपको प्रॉब्लम हुई होगी। बिल्कुल मैंने पॉज कर करके ये वीडियो बनाया है आपके लिए, थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है तो बिल्कुल आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अगला टॉपिक रहेगा गणित शिक्षण से संबंधित उनकी समस्याएं और त्रुटि विश्लेषण। आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल साथियों। ठीक है, थैंक यू।